प्यारे भाइयों व बहनों, ओम नमः शिवाय। नरेश ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले कई योगों के बारे में अपन ने वीडियो में चर्चा की। आज अपन कुंडली के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग चामर योग के बारे में चर्चा करेंगे। इनको दो उदाहरण के द्वारा, जिनका यश फैला हुआ है और हमेशा रहेगा, माओ त्से तुंग और अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा उदाहरण के द्वारा, इनकी कुंडली के हॉरोस्कोप के उदाहरण के द्वारा अपन समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नरेश ज्ञान चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। चामर योग क्या है, ध्यान से समझेंगे। जब लग्नेश उच्च का होकर बैठ जाए, लग्नेश उच्च का होकर के केंद्र में बैठ जाए, यानी लग्न का स्वामी कोई भी हो सकता है। यहाँ पर कोई भी अंक लिखा हो, जो अंक है वो राशि बताता है, और उसका स्वामी, राशि का स्वामी इन भावों में ही बैठना चाहिए। 1, 4, 7 और 10 इन केंद्र स्थानों में लग्न का स्वामी बैठना होना चाहिए, और वो भी उच्च का होना चाहिए, और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि होनी चाहिए। तो पहला नियम क्या है कि लग्नेश उच्च का होना चाहिए, यानी इस भाव का स्वामी उच्च का होकर के केंद्र में ही बैठा हुआ होना चाहिए, यानी 1, 4, 7, 10, और उसके ऊपर गुरु की शुभ दृष्टि होनी चाहिए। तो जो है कुंडली में चामर योग बनता है। दूसरा जो इसका जो बताते हैं अर्थ, दूसरा जो चामर योग दूसरे प्रकार से भी बनता है। जब दो शुभ ग्रह में से, जैसे शुभ ग्रह में चंद्र, शुक्र, बुध और गुरु, ये शुभ ग्रह है। दो शुभ ग्रह या तो पहले भाव में या 7वें भाव में या 9वें भाव में या 10वें भाव में हो। पहले भाव में, 7वें भाव में या 9वें भाव में या 10वें भाव में दो शुभ ग्रह होने चाहिए। अब चामर योग जो है, पहली दृष्टि से अगर अपन देखें तो पहली दृष्टि से चामर योग हमेशा मेष, कन्या, मिथुन और मकर लग्न में ही बनेगा। क्यों? जब यहाँ पर या तो मिथुन राशि होगी या कन्या राशि होगी या मेष राशि होगी या मकर राशि होगी, तभी जो है ये चामर योग बनेगा। क्यों? क्योंकि मान लो अगर मेष लग्न होगा तो मेष लग्न होने पर मंगल जो है वो दशम स्थान में उच्च का होगा, दशम स्थान में उच्च का होगा। मेष लग्न में मेष लग्न होगा, यानी यहाँ पे 1 लिखा हुआ होगा, तो मंगल जो है दशम स्थान में यहाँ पर उच्च का होगा। और गुरु कहाँ पे होना चाहिए? तो अपन कहेंगे कि गुरु या तो छठे घर में होना चाहिए, ताकि 5वीं दृष्टि उस मंगल पर पड़े। 1, 2, 3, 4 और 5, 5वीं दृष्टि। और गुरु या फिर सुख स्थान में होना चाहिए, ताकि सीधी 7वीं दृष्टि उस मंगल के ऊपर पड़े। या फिर अपन कहेंगे कि 7, 8, 9 या फिर द्वितीय स्थान में गुरु होना चाहिए, धन स्थान में। तो जो है मेष लग्न में ये चामर योग बनेगा। इसके उच्च होने से, मंगल के उच्च होने से। और गुरु उस समय कहाँ होना चाहिए? तो अपन कहेंगे कि धन स्थान में, सुख स्थान में, चौथे भाव में और छठे भाव में, इन भावों में जो है वो गुरु होना चाहिए। अगर मान लो कि मकर लग्न है, तो मकर लग्न में शनि उच्च का होकर के 10वें भाव में बैठेगा, तुला राशि में। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मकर लग्न है, 10वीं राशि मकर है, और इसका स्वामी शनि उच्च का होकर, तुला में उच्च का होकर के बैठा है। और उस शनि पर, उच्च के शनि पर जो 10वें भाव में बैठा है मकर लग्न में, उसके ऊपर गुरु या तो चौथे भाव में होना चाहिए तो सीधी 7वीं दृष्टि, या गुरु छठे भाव में होना चाहिए तो 5वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि से उनको शनि को देखेगा। या फिर जो है धन स्थान में होना चाहिए गुरु, तो 7, 8, 9 तो भी जो है शनि को देखेगा। अब तो इनके हिसाब से अपन ने देख लिया।
अब कन्या और मिथुन राशि में कैसे होगा? कन्या राशि में बुध जो है वो अगर मान लो मिथुन लग्न है, यहाँ पर 3 लिखा है, जैसे ये कुंडली में मिथुन लग्न ही है, तो मिथुन लग्न में चौथे भाव में जो है बुध जो है वो उच्च का होकर के बैठेगा, बुध जो है उच्च का होकर बैठेगा। और गुरु कहाँ पे होना चाहिए? या तो गुरु दशम भाव में होना चाहिए, या तो गुरु दशम भाव में होगा तो सीधी दृष्टि जो है वो बुध के ऊपर डालेगा और उसके कारण से, या फिर जो है गुरु अपन कहेंगे कि 12वें भाव में होना चाहिए तो बुध के ऊपर अच्छी दृष्टि पड़ेगी। 1 2 3 4 और 5 12वें भाव में, ये 12वें भाव में गुरु बैठना चाहिए। या फिर अपन कहेंगे कि गुरु जो है वो 7वें भाव में बैठना चाहिए, तो यहां पर गुरु होगा तो 9वीं दृष्टि से बुध को देखेगा 7 8 और नहीं, यहाँ पे अष्टम भाव में 7 8 और 9, इधर यहाँ पे अष्टम भाव में बैठना चाहिए, तो 7वीं दृष्टि 8वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि इनको जो है बुध को देखेगा। अब अगर मान लो कि कन्या लग्न है, तो कन्या लग्न में गुरु कहां पे होगा? तो केंद्र में लग्न में ही उच्च का होगा। कन्या लग्न में यहीं पर 6 में अंक में ही बुध बैठेगा, उच्च का होगा, और उसको सीधा जो है वो या तो गुरु जो है 9वें भाव में होगा, या फिर गुरु जो है वो 9वें भाव में होगा, या गुरु जो है वो 5वें भाव में होगा तो बुध को देखेगा, या फिर गुरु जो है 7वें भाव में होना चाहिए तो भी बुध को देखेगा, तो भी जो है चामर योग बनता है। अब दूसरा जो योग अपन कहते हैं कि 2 शुभ ग्रह पहले 7वें 9वें या 10वें भाव में 2 शुभ ग्रह होने चाहिए, तो इसके अनुसार किसी भी लग्न में वो चाहे किसी भी लग्न में पहले भाव में 7वें भाव में 9वें भाव में 10वें भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए, तो भी जो चामर योग जो है वो बनता है, वो दूसरे योग के अनुसार। अब कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि इन एक ही भाव में 2 शुभ ग्रह हो, अलग अलग भावों में, जैसे एक शुभ ग्रह पहले भाव में है, दूसरा शुभ ग्रह 7वें भाव में, या फिर एक शुभ ग्रह 9वें भाव में, एक शुभ ग्रह जो है वो 10वें भाव में, तो ऐसा भी हो सकता है। या एक ही घर में 2 शुभ ग्रह होने चाहिए, या अलग अलग भावों में भी इन भावों में शुभ ग्रह होने चाहिए, तो भी चामर योग बनता है। पहली कुंडली जो अपन देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक महान वैज्ञानिक थे, जो नोबेल प्राइज विनर थे, इनकी कुंडली में अपन देखते हैं तो इनकी कुंडली में 10वें भाव में जो ये 9वें भाव में गुरु बैठा है कुंभ राशि में, और 10वें भाव में शनि बैठा है मीन राशि के अंदर। अब यहां पर देखते हैं कि गुरु की राशि में शनि बैठा है और शनि की राशि में गुरु बैठा है, तो शनि और गुरु के बीच में महायोग यानी परिवर्तन योग हो रहा है, 9वें और 10वें भाव के बीच में परिवर्तन योग हो रहा है, और इस कारण से ये राजयोग बन रहा है। अब दूसरा अपन देखते हैं कि बुध जो है वो नीच है, बुध जो है वो नीच है यानी मीन राशि का, लेकिन बुध का नीचत्व भी खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि बुध जो है गुरु जो है वो चंद्र से केंद्र में है, यानी चंद्र से अगर अपन गिनेंगे तो गुरु केंद्र में 1 2 3 और 4, चौथा भाव चंद्र से गुरु केंद्र में, और साथ में कहेंगे शुक्र जो है वो लग्न से दशम में, यानी शुक्र जो है वो लग्न से भी केंद्र में यानी दशम में, तो इस कारण से चंद्र का नीचत्व खत्म हो जाता है और नीच भंग राजयोग बनाता है। अब इसी प्रकार से अपन देखते हैं आगे, जो अपन देखते हैं कि शुक्र जो है वो चंद्रमा की नीचता को भंग कर रहे हैं, और इसी प्रकार से आगे अपन देखते हैं कि 2 शुभ ग्रह, जैसे कि 2 शुभ ग्रह दशम स्थान के अंदर साफ है कि दशम स्थान में 2 शुभ ग्रह है, शुक्र भी है और बुध भी है, ये दोनों शुभ ग्रह। अब इसी प्रकार से 9वें भाव में यानी 9वें स्थान में गुरु जो है वो शुभ ग्रह है, तो इस प्रकार से अपन कहेंगे इन दोनों भावों में 10वें और 9वें भाव में 3 शुभ ग्रह है, तो इस कारण से इनके अंदर प्रबल चामर योग भी जो है वो बनता है, और इस कारण से ये महान वैज्ञानिक जो है वो बने। अब आगे आता है माओ त्से तुंग की जो है वो हॉरोस्कोप। चीन के प्रथम राष्ट्रपति और साम्यवाद के जनक, चीन में जो साम्यवाद के जनक है वो माओ त्से
होंगे और ये राष्ट्रपति भी रहे। इनकी हॉरोस्कोप के अंदर जब अपन देखते हैं तो इस कुंडली में अपन देखेंगे कि शनि मकर लग्न है। मैंने पहले ही बताया कि मकर लग्न होना चाहिए। मकर लग्न में शनि उच्च का होकर के दसम भाव में, तुला राशि का होकर उच्च का होकर दसम भाव में बैठा है, और यानी लग्न केंद्र में उच्च का होकर बैठा है और साथ में उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। तो स्पष्ट बात है कि चामर योग बन रहा है। अब इसी प्रकार से शनि उच्च का होकर के केंद्र में बैठा है और केंद्र में बैठने के कारण से ये सस नामक राजयोग भी बना रहा है। साथ में और भी जो है इनकी कुंडली में ग्रह बहुत बलिष्ठ है, जैसे मंगल स्व राशि का है, चंद्र स्व राशि का है। तो अपन देखते हैं कि इसी प्रकार से लग्न शनि शुक्र के घर में, और शुक्र जो है लग्न शनि के घर पे है, यानी लग्न में है। यानी शुक्र तो शनि के घर में और शनि जो है वो शुक्र के घर में। तो शुक्र और शनि के बीच में महायोग परिवर्तन योग बन रहा है, और इस कारण से भी जो है वो इनके अंदर जो है वो अच्छा योग बन रहा है। तो इसी योग के कारण से वो महान बने, इनका नाम यश कीर्ति वो बहुत ऊंची है। अब ये चामर योग वाला जातक जो है वो या तो राजा होता है या राजाओं के द्वारा पूज्य होता है। अपन समझेंगे वहां से तुम राजा ही थे, एक प्रकार से चीन के या राजाओं के समान होते हैं, या फिर जो है और एक दीर्घायु होते हैं। इन चामर योग में जो उत्पन्न जातक होता है उनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, पंडित होते हैं और अच्छे वक्ता होते हैं। कई लोगों को अपनी वाणी से ये प्रभावित कर सकते हैं, और साथ साथ में पंडित होते हैं, विद्वान भी होते हैं, और साथ साथ में कई कलाओं के ज्ञाता होते हैं। जैसे आपको मालूम ही है कि आइंस्टाइन संगीत से भी बहुत प्रेम करते थे, संगीत कलाओं के भी ज्ञाता थे। माओ से तुम कई कलाओं के जो है ये ऐसे व्यक्ति ज्ञाता जो है वो होते हैं। तो इस प्रकार से इतना मैं कहकर के चामर योग के बारे में अपना वाणी को विराम देना चाहता हूं। वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक नरेश ज्ञान चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर जो है वो सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।